कंटेनर शिप या कार्गो शिप्स यानी पानी में चलने वाले वो भारी भरकम जहाज जिन्हें अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के करीब 90% नॉन बल्क आइटम्स को इसी कंटेनर शिप की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। और अगर आज के समय में देखें तो ऐसे मॉडर्न कंटेनर शिप्स की संख्या पूरी दुनिया में करीब 10,000 के करीब है, जो कि पूरी तरह से 1956 में बने कंटेनर शिप के डिजाइन मॉडल पर बेस्ड है। लेकिन इतने भारी और इतने कीमती ये जहाज जब पानी में उतरते हैं तो उसे चलाने वाले और इसमें काम करने वाले क्रू मेंबर्स की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि इन जहाजों को बीच समुद्र में चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर कंटेनर शिप कैसे समुद्र की तमाम विषमताओं को पार करते हुए दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पर लादे चलते हैं, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और तैयार हो जाइए कार्गो शिप की यात्रा के लिए। सबसे पहले आइए आपको इस शिप के डिजाइन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस शिप को गौर से देखेंगे तो पाएंगे ये आम शिप से इसलिए भी जुदा होते हैं क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा फ्लैट होता है और इसी फ्लैट हिस्से को होल्ड करने के लिए इसमें 4 होल्ड्स लगाए जाते हैं। बता दें कि ये फ्लैट पार्ट ही होता है जिसके ऊपर सारे कंटेनर को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है ताकि ज्यादा मात्रा में सामान को लोड किया जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाल पीले डिब्बे कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं में से वो सारे सामान रखे हुए होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके अलावा इन जहाजों में करीब 1200 फीट का डेक लिंक भी होता है जिसमें प्री पैकेड कंटेनर को स्टोर करते हैं। इस जहाज को चलाने के लिए जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो इस ब्रिज जैसे दिखने वाले हिस्से में ही परफॉर्म किए जाते हैं और फिर इसी के नीचे काम करने वाले क्रू मेंबर्स के लिए जगह होती है, जो कि शिप के ऊपर के हिस्से का सिर्फ और सिर्फ 1/6 पार्ट ही होता है। अब आप सोच सकते हैं कैसे इस पूरे शिप को ऐसा डिजाइन किया गया कि इसके ज्यादातर हिस्से में कंटेनर को लोड किया जा सके। इन जहाजों में अपना खुद का क्रेन भी लगा हुआ रहता है जो सामान को लोड और अनलोड करने के काम आता है। ये तो हो गई बात जहाज के डिजाइन के बारे में, लेकिन इस कंटेनर शिप की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे चलाने के लिए इस पर हर तरह के काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 20 से 25 मेंबर्स ही होते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े कंटेनर शिप को भी मात्र 35 क्रू मेंबर्स की मदद से चलाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जहाजों में ऑपरेशनल हिस्से बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें काम करने वाले लोगों के रहने के लिए जगह बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सारे क्रू मेंबर्स को रहने के लिए कमरा प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है। रूम तो एक हद तक ठीक था, उनके साथ ही उन मेंबर्स की फिटनेस के लिए जिम एरिया और रिलैक्स करने के लिए छोटा स्विमिंग पूल भी मौजूद होता है। इन सारे क्रू मेंबर्स की ड्यूटी का टाइम भी बंटा हुआ होता है। एक वर्क डे में इन्हें 4 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। इसके बाद नए लोग काम पर आ जाते हैं, लेकिन जितनी भी देर वो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं पूरी लगन के साथ शिप की मशीनरी को ऑपरेट और मेंटेन करने में खुद को लगाए रहते हैं। ऐसे जहाजों को पूरी तरह से ऐसे बनाया जाता है कि ये सारे कंटेनर को अपने ऊपर लादे हुए बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकें। लेकिन देखा जाए तो इन्हें बीच समुद्र में उठती भयानक लहरों और तूफान के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्टिव भी नहीं बनाया जा सकता। बीच समुद्र की भयावहता को सहने के लिए सारे कंटेनर बॉक्स को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि जो सबसे भारी कंटेनर होते हैं उन्हें नीचे डेक पर ट्विस्ट लॉक के जरिए लॉक कर दिया जाता है जिससे कि वो अपनी जगह से हिल भी ना सके। वहीं पर हर कंटेनर के ऊपर ऐसे ही लॉक्स लगे हुए रहते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रॉड या टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन कंटेनर्स को स्लाइड या मूव होने से बचाया जा सके। इन सारी सुरक्षा के बावजूद भी बीच समुद्र की लहरें सबसे ऊपर रखे हुए कंटेनर के लिए खतरा बन ही जाती हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो लाखों डॉलर इकट्ठे पानी में चले जाते हैं जिसकी भरपाई ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों को ही करनी पड़ती है। इसके अलावा कभी कभी जब कोई जल्द आग पकड़ने वाली चीजों को इन कंटेनर में भर के ले जाते हैं तो हैवी वेव की कंडीशन में कंटेनर पर लगने वाले फोर्स से हीट जनरेट होता है
और वो उसी हीट से तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं और सारा सामान जलने लगता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए फिर हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव करते हैं। वैसे अगर ये शिप अपनी गति से चलता रहे तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये शिप जब अपनी मशीनरी की किसी खराबी की वजह से बीच समुद्र में ठप पड़ जाते हैं तो सबकी जान आफत में आ जाती है। और कभी कभी तो जब ये समुद्र के किसी ऐसे हिस्से में फंस जाते हैं जहाँ की चौड़ाई काफी कम होती है, जैसे अभी कुछ दिन पुरानी घटना है जब इजिप्ट की स्वेज नहर में चीन का एक बड़ा कंटेनर जहाज फंस गया, जिसे वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था, जिस कारण 193.3 किलोमीटर वाली स्वेज नहर में भारी जाम लग गया था। लेकिन इन शिप के गुजरने का रूट सेम ही होता है और एक जहाज की वजह से जब स्वेज नहर में गुजरने की जगह नहीं बची तो बाकी कंटेनर शिप को भी बीच समुद्र में रुकना पड़ा, जब तक कि वो बोट की मदद से फंसे हुए कंटेनर शिप को निकाल नहीं लिया गया। इसलिए समुद्र की विशालता का फायदा लेने वाले जहाज जब बीच समुद्र में होते हैं तो उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी की नीली दुनिया के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति में ऐसे जहाजों को बंदरगाहों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर ये किसी तरह से बंदरगाहों के करीब पहुंच भी जाते हैं तो भी इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि अपने आप उन बंदरगाहों पर सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाते। इसलिए इन्हें छोटी छोटी नावों की मदद से खींच के किसी तरह से बंदरगाहों पर सही ढंग से लगाते हैं। लेकिन इन छोटी नाव वाले पायलट को आदेश होता है कि अगर शिप किसी तरह से बंदरगाह को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसे बंदरगाह तक न लाया जाए। तो दोस्तों, ये थी वो मुश्किलात जिनका सामना करते हुए कंटेनर शिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।